आज स्टूडेंट्स जो आपका जूनियर लेवल का है उसका हम थर्ड पार्ट लेकर के आए हैं और इस थर्ड पार्ट में भी 41 से 45 तक की प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ये सीटेट पेपर सेकंड जूनियर लेवल की बात हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम आपको ये जो 5 क्वेश्चंस का सेट है जो पार्ट 3 में हम आपको दे रहे हैं, तो इसका हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट और बहुत फास्ट इसको कर सकते हैं आप। नीचे दिए गए आंकड़ों के बहुलक, बहुलक को इंग्लिश में मोड कहते हैं, माध्यक इंग्लिश में मीडियन कहते हैं, और परिसर जिसको इंग्लिश में रेंज कहते हैं का माध्य मीन क्या होगा। ठीक है ना स्टूडेंट, तो नीचे आपको डेटा दिए गए हैं, आंकड़े दिए गए हैं, तो डेटा को हम पहले यहाँ पर नोट करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें अरेंज करते हैं। डेटा को अरेंज करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को हम डायरेक्ट उस साइड में अरेंज करेंगे डाटा को। ठीक है, तो दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, ऐसा क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम इनको आरोही क्रम में क्यों व्यवस्थित कर रहे हैं आंकड़ों को? इसलिए क्योंकि इसमें हमें मीडियन भी निकालनी है और मीडियन निकालने के लिए हमें आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ता है। दूसरी चीज़ क्या, हमें इसमें मोड भी निकालना है स्टूडेंट। जब मोड निकालना तो हमें ये पता चल जाएगा कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है जिससे हम रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो चलिए हमने इनको पहले अरेंज करते हैं। तो अरेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इस तरीके से हम आरोही क्रम में इनको अरेंज करते जाएंगे। तो आरोही क्रम में अरेंज करने के लिए जब हम देखेंगे तो स्टूडेंट 7, 8, 9, 10 ये नंबर आ रहे हैं, 7, 8, 9, 10। देखो ध्यान से, इसमें देखिए ध्यान से, 7 फिर 8 फिर 9 और फिर 10। उसके बाद देखिए स्टूडेंट इसमें 11 आ रहा है, 11 और 11 एक बार नहीं 2 बार आ रहा है। यहाँ पे देखिए 11, 11 ये 2 बार आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है ना, अब 11 के बाद 12 इसमें कहीं है नहीं स्टूडेंट्स, 12 नहीं है, तो 11 के बाद हम क्या करेंगे, 13 को ले लेंगे। 13, 14, 15, 16 ये सब इसमें है क्रम से, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है। ठीक है ना स्टूडेंट, अब 16 के बाद देखते हैं और क्या बचा मेरे पास स्टूडेंट्स, तो 16 के बाद मेरे पास 17 और 23 और बचा, 17 और 23। देखिए 17 ये बचा था हमारे पास और 23 बचा था। ठीक है ना, 17, 23 ये इतने नंबर हमारे पास हो गए। अब जरा काउंट कर लीजिए कि जितने हमें डेटा दिए गए थे उतने डेटा यहाँ पे हैं या नहीं। हमारे पास कितने डेटा दिए थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारे डेटा हमने स्टूडेंट्स अरेंज कर लिए यहाँ पर। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे बहुलक की। तो बहुलक क्या चीज होती है, आपने पढ़ा होगा क्लास 9, 10 में। बहुलक क्या होता है कि इस प्रकार के आंकड़े जो दिए जाते हैं या डेटा जो दिए जाते हैं, इनमें बहुलक निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सी संख्या ऐसी है जो सबसे ज्यादा बार आई है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर केवल और केवल 11 ऐसी नंबर है जो सबसे ज्यादा बार आई है, यानी 2 बार आई है, और कोई भी इसमें ऐसा नंबर नहीं है जो 2 या 2 से अधिक बार आया हो, केवल और केवल 11 है। इसलिए स्टूडेंट्स जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है उसी को हम मोड कहते हैं, मोड, या इसको हिंदी में कहते हैं बहुलक। तो ये बहुलक बराबर आपका आ गया 11 स्टूडेंट्स। ठीक है ना, पहली चीज। चलिए हम परिसर निकालते हैं स्टूडेंट्स, परिसर। तो परिसर का मतलब अंग्रेजी में हम इसको रेंज कहते हैं। तो ये परिसर कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए स्टूडेंट सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या को लेते हैं, उसमें से सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी वाली संख्या को माइनस कर देते हैं। तो 23 में से 7 माइनस करेंगे स्टूडेंट, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 16 स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो ये हमने माइनस करके 16 लिख दिया, ये हमारे पास परिसर आ गया स्टूडेंट्स। परिसर निकालने के बाद हम सीधे पहुंचते हैं माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि ये जो आंकड़े आपके दिए गए हैं इनको हम पहले गिनते हैं कि ये आंकड़े हैं कितने। तो देखिए n बराबर यहाँ पर कितना है, नंबर ऑफ डेटास, जिसको हम n कहते हैं। तो n बराबर यहाँ पर कितना हो गया, ध्यान से इनको काउंट करिए, अभी अभी मैंने काउंट किए थे, तो 12 डेटास थे। कितने थे, 12। और ये 12 जो डेटास है, 12 डेटास का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि जो पद हैं आपके, तो पदों की संख्या यहाँ पर स्टूडेंट्स कहलाएगी
सम है, पदों की संख्या कैसी है, सम है। और स्टूडेंट्स इसमें एक फॉर्मूला और होता है, अगर पदों की संख्या सम है तो मीडियन या माध्यक निकालने के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज करते हैं, और अगर पदों की संख्या विषम है तो हम दूसरे फॉर्मूले का यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ पे पदों की संख्या सम है तो हम माध्यक कैसे निकालेंगे, माध्यक बराबर हाफ ऑफ, और यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स n/2 में पद का मान, ये फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिए, प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये आपका फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया जाता है। चलिए हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा माध्यक के लिए या मध्यिका निकालने के लिए, n की वैल्यू हमारे पास 12 है, तो 12/2 वे पद का मान यहाँ पे हो गया, ठीक है ना स्टूडेंट्स, प्लस यहाँ पे रखेंगे तो 12/2 प्लस 1वें पद का मान आ गया। ये 2 से हमने कट कर दिया, 2 6 या 12, ये 2 से कट कर दिया, 2 6 या 12, तो मेरे पास कितना आ गया 1/2, यहाँ पे आ गया 6वें पद का मान, और प्लस यहाँ पे 6 और 1 7वें पद का मान, 7वें पद का मान आ गया, पद का मान, ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखिए जो हमने आंकड़ों को अरेंज किया था, तो यहाँ पे देखिए 6वें पद का मान कितना, पीछे से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 13 आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना, और 7वें पद का मान कितना आ गया 11 स्टूडेंट्स, ठीक है ना, पीछे से गिनेंगे दोनों को, तो ये हमारे पास कितना आ गया, हाफ इंटू 13 और 11 कितना हो गया 13 और 1 14, 10 24 हो गया, तो हमने इसको कट कर दिया, ठीक है ना स्टूडेंट, तो 12 आ गया। तो देखिए ये हम निकाल के ले आए 12 क्या माध्यक, और ये परिसर कितनी आई 16, और मोड कितनी आई 11। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है इन सभी चीजों का माध्य मीन क्या होगा, मीन भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स या एवरेज भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स। तो माध्य क्या कैसे निकालोगे इसको, माध्य बराबर क्या होता है, जितने आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं 1 2 3 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो हम इन तीनों को जोड़ेंगे और हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 11 प्लस 16 प्लस 12 और अपॉन 3, तो टोटल कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, इनको आप जोड़िए, टोटल कितना आ जाएगा इनका, जब टोटल हम इनका निकालेंगे तो स्टूडेंट्स आ जाएगा 39, ठीक है ना, और अपॉन 3, और हम काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3 3 त्रिका 9, तो इस प्रकार से आंसर आपका आ गया स्टूडेंट्स 13। तो देखिए 13 आंसर आ गया, हमें ऑप्शन में दिया है या नहीं दिया है, तो देखिए हम 1 को देखते हैं, 2 को देखते हैं, 3 को देखते हैं, यहाँ कहीं 13 नहीं है, और 4th ऑप्शन में 13 है, तो ये 4th ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया स्टूडेंट। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 42। तो प्रॉब्लम नंबर 42 को करने के लिए स्टूडेंट्स पहले प्रॉब्लम को अच्छे से रीड करते हैं। क्या है प्रॉब्लम, ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज समझते हैं स्टूडेंट्स, समचतुर्भुज को हम इंग्लिश में कहते हैं रोम्बस, इंग्लिश में समचतुर्भुज को हम रोम्बस बोलते हैं, और रोम्बस को हम किस तरीके से बनाते हैं, रोम्बस की क्या क्वालिटी होती है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 42 होने जा रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, सॉल्यूशन। तो चलिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे समचतुर्भुज को हम इस प्रकार से ABCD एक समचतुर्भुज बना लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए समचतुर्भुज ये हमने बना लिया आपका समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं स्टूडेंट्स, उसको हम समचतुर्भुज कहते हैं, या इंग्लिश में हम रोम्बस भी कह देते हैं इसको, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए ये हमने एक समचतुर्भुज तैयार कर लिया जिसमें ये सारी साइड्स कैसी हैं, इनकी इक्वल है, ये हमने ABCD जो ये बता रहे हैं मैंने डाल दिया नाम ABCD, इस तरीके से समचतुर्भुज बना लिया। तो ये क्या कहते हैं, ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें एंगल ADB 25 डिग्री, एंगल ADB कहाँ पे स्टूडेंट्स, ADB ये एंगल बनेगा, इसको हम ज्वाइन किए देते हैं, और ये एंगल स्टूडेंट्स आपको दिया है 25 डिग्री, ठीक है ना, 25 डिग्री लिख दीजिए यहाँ पे। चलिए और इसके बाद क्या किया गया स्टूडेंट्स, तब 2 एंगल BAD, ठीक है ना, और माइनस एंगल ABC का मान है। अब 2 एंगल BAD एंगल कहाँ पे स्टूडेंट्स, BAD ये एंगल है, ये वाला ये BAD, जिसको हमें निकालना पड़ेगा, और BAD के बाद एक एंगल है ABC, तो ABC ये वाला एंगल हमें पूरा निकालना पड़ेगा स्टूडेंट। अगर इनकी वैल्यूज हम पता कर लें स्टूडेंट्स तो हम इनको इसके अनुसार रख देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे यहाँ पर इनको देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इसको और स्टूडेंट्स ज्वाइन किए देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए कि रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि इनकी सभी साइड्स स्टूडेंट्स इक्वल होती हैं रोम्बस की या समचतुर्भुज की, ठीक है ना, सारी साइड्स इक्वल है। मान लो कि ये इनके डायगोनल्स जो हैं ये विकर्ण कहलाते हैं, ये विकर्ण है मान लीजिए
पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। और ये बिकॉन्स इसके रोम्बस के या समचतुर्भुज के जो इंटरसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री पे करते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर, ये भी 90, ये भी 90, सब 90 डिग्री पर एंगल इनके इंटरसेक्ट करते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। तो आप देखिए इसमें एडीबी एंगल आपको 25 डिग्री का दिया था, एंगल एडीबी आपको दिया है 25 डिग्री, ठीक है ना स्टूडेंट, ये आपको एंगल दिया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो एंगल एडीबी आपको निकाल लिया, समचतुर्भुज के बिकॉन्स 90 डिग्री पर काटते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया था। तो एंगल एओडी यहाँ से कितना हो जाएगा, एंगल एओडी, तो एंगल एओडी हो जाएगा आपका 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है समचतुर्भुज की या रोम्बस की, इनके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए अब हम इस ट्रायंगल एओडी में ले लेंगे, ट्रायंगल एओडी, ये आपका ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, इस ट्रायंगल की हम बात करेंगे ट्रायंगल एओडी में। तो ट्रायंगल एओडी में हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने से हमें एक इसका ये वाला एंगल, ध्यान दो जिसको क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया था, वो इतना एंगल आपको यहाँ से मिल जाएगा, और ठीक है ना। तो पहले हम इसको निकालते हैं। तो नाउ इन ट्रायंगल एओडी, इन ट्रायंगल एओडी में क्या मिल जाएगा हमें, एंगल एडीओ या एंगल ओडीए, कुछ भी कह लो इसको, ठीक है ना। ए डी बी था ना, तो वो ए डी ओ कहलाएगा, ठीक है ना, एक ही बात है। यहाँ से देखिए ये पूरा एंगल इस तरीके से जा रहा है, तो जो एंगल ए डी बी था वो एंगल ए डी ओ हो जाएगा, एक ही बात है। तो एंगल ए डी ओ प्लस एंगल डी ए ओ डी प्लस एंगल ओ ए डी, और ये बराबर स्टूडेंट 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें हमें मिल गई। तो एंगल OAD की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, ये आपका 25 है, 25 रख दीजिएगा, प्लस ये हमारे पास 90 है, 90 रख दीजिएगा, प्लस एंगल OAD, ठीक है ना, 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल AOD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, OAD की वैल्यू बराबर 90 और प्लस ये कितना हो गया 115 है, तो 115 हो गया इक्वल टू 180। तो कितना आ जाएगा एंगल OAD बराबर 180 माइनस 115 डिग्री। तो एंगल OAD कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो जब सब्ट्रैक्ट करके लाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 65 डिग्री, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एंगल आ गया 65 डिग्री, कौन सा एंगल AOAD। तो ये एंगल हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल 65 डिग्री, ठीक है ना स्टूडेंट, 65 डिग्री ये एंगल आ गया मेरे पास, ठीक है ना। अब इसमें एक प्रॉपर्टी और स्टूडेंट्स होती है कि जब ये एंगल हमने निकाला तो इसका हमारा उद्देश्य था कि जब ये एंगल निकाल लेंगे स्टूडेंट तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है मेन। वो प्रॉपर्टी क्या होती है समचतुर्भुज या रोम्बस की, कि इसके जो शीर्ष से जो डायगोनल जाता है ये इसको दो बराबर भागों में बांटता है, कितने में, दो बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ पे हमने जब एक एंगल स्टूडेंट्स निकाल लिया है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 65 डिग्री का हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। यानी एंगल OAB और बराबर एंगल हो जाएगा OAD के, और ये भी बराबर 65 डिग्री हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल आपके 65 डिग्री के आ गए। लेकिन हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वैल्यू पूछी गई है वो वैल्यू पूछी गई टू एंगल BAD, टू एंगल BAD। तो एंगल BAD की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे स्टूडेंट्स, देयरफॉर एंगल BAD ये बराबर हो जाएगा 65 प्लस 65, दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये कितना आ गया 130 डिग्री। तो ये स्टूडेंट्स हमारी वैल्यू आ गई इस एंगल BAD की 130 डिग्री, ठीक है ना। इतना निकालने के बाद अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एंगल ABC की वैल्यू कहां से लाएंगे, एंगल ABC की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट। चलिए इसके लिए हम आपको थोड़ा सा बताते हैं, पहले ऊपर रब कर दूं क्योंकि एक एंगल हमें और चाहिए अभी, वो एंगल अगर हमें स्टूडेंट्स मिल जाएगा तो हम अपना काम चला लेंगे। तो चलिए एक एंगल अभी मुझे और निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे हमें एंगल ABC और चाहिए स्टूडेंट्स, ये पूरा एंगल चाहिए यहाँ से यहाँ तक। आप देख सकते हैं इस फिगर में यहाँ से यहाँ तक पूरा हमें एंगल ABC चाहिए, क्योंकि ये एंगल तो हमने BAD निकाल लिया, ठीक है ना। 65 दूनी 130 आ गया,
अब ये एंगल ABC अगर हमें और मिल जाए तो हमें जिसकी वैल्यू पूछी जा रही है वो आंसर निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो इसको वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखो एक प्रॉपर्टी होती है समचतुर्भुज की कि इस एंगल का और इस एंगल का सम टोटल कितना होता है भाई स्टूडेंट्स। ये देखिए इस तरीके से एंगल बन रहे हैं, ऐसे बनना, ऐसे बनना, ऐसे बनना, ठीक है ना। तो इन दोनों का सम स्टूडेंट्स 180 होता है। कितना होता है 180। तो एंगल ABC की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो देयरफॉर एंगल ABC बराबर हो जाएगा 180 माइनस एंगल BAD। अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें एंगल BAD को स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हमें ये वाला पूरा एंगल मिल जाएगा। तो इस एंगल की हमारे पास कितनी वैल्यू थी स्टूडेंट्स, तो इस वाले एंगल की हमारे पास कितनी वैल्यू स्टूडेंट्स 180 माइनस 130 जो हम अभी अभी निकाल के लाएंगे तो ये आ जाएगा 50 डिग्री। तो एंगल ABC की वैल्यू हम निकाल रहा है 50 डिग्री स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ये निकल के आ गया। अब देखिए मेरे पास दोनों एंगल, तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ टू एंगल BAD, ठीक है ना, और माइनस एंगल ABC, तो ये बराबर मेरे पास निकालना था तो हम रख देंगे वैल्यू 2 और एंगल BAD की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 130, या 130 आप रख दीजिएगा, माइनस एंगल ABC की वैल्यू 50 डिग्री आई है तो यहाँ 50 डिग्री रख दीजिएगा, ठीक है ना। 2 इसका बाहर नहीं स्टूडेंट्स अंदर है, ठीक है ना, 2 अंदर लगाइए तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई भी हम अंदर कर देंगे, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया 130 दूना 260 आ गया स्टूडेंट, और ये है 50, तो टोटल कितना आ गया, ये माइनस करेंगे तो 210 डिग्री। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम देखते हैं ऑप्शन में तो 210 डिग्री मेरे पास ये रहा, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए स्टूडेंट्स अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 पे हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 43 है मेरा, क्वेश्चन 43 का मैं सॉल्यूशन करूंगा। PQRS एक चतुर्भुज है, ठीक है ना स्टूडेंट, PQRS एक चतुर्भुज है। हम जरा थोड़ा PQRS चतुर्भुज को बना लेते हैं। इन्होंने ये नहीं बताया कि कैसा चतुर्भुज है, लेकिन हमें ये पता है कि ये एक चतुर्भुज है, मतलब क्वाड्रिलेटरल है, इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं एक चतुर्भुज PQRS, ठीक है, मैं यहाँ पे बनाई दे रहा हूँ, इस तरीके से बनाऊंगा मैं, थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आ जाए। PQRS एक चतुर्भुज है, इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स है चतुर्भुज, ये रहा आपका चतुर्भुज, ठीक है ना, ये रहे इसके डायगोनल्स स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ये इसके हो गए डायगोनल्स, ठीक है ना स्टूडेंट्स। PQRS एक चतुर्भुज है। इनके नाम बता दो, ये मान लीजिए P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। PQRS एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज का मतलब क्वाड्रिलेटरल जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या है स्टूडेंट्स, PQ और PS बराबर दिए गए हैं, PQ बराबर PS दिया गया है, तो इसको मार्क कर दो, ये और ये बराबर है PQ और PS, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और RQ और RS बराबर है, RQ ये है आपका, RS ये है, ये दोनों बराबर है, ठीक है ना। इस चतुर्भुज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो वो ये कह रहे हैं कि चतुर्भुज के बारे में कि कौन सा कथन सत्य है, यानी कि इसमें कथन लिखे हुए हैं, आपके स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, इनमें देख करके बताना है कि इनमें कौन सा स्टेटमेंट सही है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इसको पहले मैं रब कर दूं, उसके बाद देखता हूं। तो देखिए यहाँ पर ये PQRS जो चतुर्भुज बना हुआ है, ये हमें पता नहीं कौन सा चतुर्भुज है, ठीक है ना, लेकिन हमें जो चीज दी गई है रिलेशन, इस रिलेशन पे हम गौर करेंगे कि यहाँ पे दिया गया है PQ और PS बराबर, यानी PQ बराबर PS दिया गया है। दूसरी चीज दी गई है RQ बराबर RS, ये दो चीजें हमें दी गई है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि क्वाड्रिलेटरल वैसे कई प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स, चाहे हम रेक्टेंगल कह लें, चाहे हम स्क्वायर कह लें, चाहे हम रोम्बस कह लें, चाहे हम काइट शेप क्वाड्रिलेटरल कह लें, या हम ट्रेपीजियम कह लें समलंब चतुर्भुज, या हम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कह लें, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये जो दो कंडीशन दी गई इस पर हमें गौर करना है, ठीक है, गौर क्या करना है कि PQ और PS बराबर दिए गए हैं, ठीक है ना, और QR और SR बराबर दिए गए हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। लेकिन एक कंडीशन और, आप जब चतुर्भुज बनाएंगे तो आयत और वर्ग को छोड़कर
आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की तो भुजाएं है नहीं, इसका मतलब ये आयत तो है नहीं और न उनके हमें विकर्णों से कोई संबंध है, ठीक है ना। दूसरी चीज स्क्वायर ये है नहीं, क्योंकि उन्होंने ये और ये साइड बराबर दी है, ये और ये साइड बराबर दी है, जबकि स्क्वायर में क्या होता है, चारों भुजाएं या फोर साइड्स आर इक्वल होती हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये आयत और वर्ग तो है नहीं, ठीक है ना। अब हम बात करें लेते हैं जरा काइट शेप की और रोम्बस की। तो रोम्बस में क्या होता है स्टूडेंट, हमने अभी भी बताया कि इसके डायगोनल से वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। और रोम्बस की ये कंडीशन होती है, और काइट शेप जो होता है आपका, वो काइट शेप देखिए स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके का होता है, आपने पतंगें दौड़ाई होंगी, इस तरीके का होता है। इसमें क्या होती है कि ये और ये साइड इक्वल होती है, ये और ये साइड इक्वल होती है, लेकिन इसकी खासियत क्या होती है, जो रोम्बस की डायगोनल की खासियत होती है, वही इसकी खासियत होती है कि इसके भी डायगोनल 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं और इसके डायगोनल भी 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब काइट शेप क्वाड्रेटर, पतंगाकार जो होता है चतुर्भुज, उसमें भी ऊपर वाली दो साइड इक्वल होती हैं जैसे इसमें दी गई हैं, और नीचे वाली दो साइड इक्वल होती हैं जैसे इसमें ये दी गई हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये जहां तक अनुमान है वो हमारा समलंब यानी ट्रेपेजियम में नहीं हो सकता, मतलब रोम्बस इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि रोम्बस की चारों साइडें बराबर होती है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था आपको। इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि जो हमारे पॉपुलर क्वाड्रिलेटरल्स हैं उनमें निश्चित रूप से केवल एक ऐसा ही काइट शेप क्वाड्रिलेटर या पतंगाकार चतुर्भुज जिसको बोलते हैं वही है जिसकी ये दोनों साइड और ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम अगर ये मान लें तो इसके डायगोनल्स की फिर क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी स्टूडेंट, तो देखो हम ऑप्शन को देखते हैं। प्रत्येक विकर्ण प्रत्येक शीर्ष पर कोण को समद्विभाजित करता है, तो ये तो आपकी प्रॉपर्टी कहीं से सही नहीं है, ठीक है ना। विकर्ण प्रत्येक शीर्ष पर समद्विभाजित नहीं करता, वो किसका करता है, रोम्बस का करता है, ये प्रॉपर्टी आपकी गलत हो गई स्टूडेंट्स, ठीक है ना। कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है, कौन सा कथन सत्य है। दूसरा क्या है, इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो विकर्ण भी इसके समद्विभाजित पतंगाकार ये है तो नहीं करते क्योंकि ये थोड़ा छोटा, ये पार्ट आपका बराबर नहीं होता है इसके, ठीक है ना। नहीं ये तो बराबर कह सकते हैं, 20 से जाता तो ये बराबर हो जाता है, लेकिन ये बराबर नहीं होते, ठीक है ना, समद्विभाजित तो नहीं करते। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है ना। अब तीसरा क्या है, इसके विकर्ण परस्पर लंब हैं, लंब का मतलब 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं उनके परपेंडिकुलर, तो वो बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो इसलिए ये आपका थर्ड पार्ट यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो गया स्टूडेंट, ठीक है ना। अब इसके विकर्ण बराबर हैं तो बराबर तो नहीं होते हैं, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया स्टूडेंट। इसका मतलब ये हुआ कि तीसरा ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पर। अब हम क्वेश्चन नंबर 44 की बात करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 44 भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा लेंथी जैसा लगता है आपको देखने में, इतना बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा आपका सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं अब यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है ना स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, सुनीता द्वारा प्री बोर्ड परीक्षा में प्राप्तांक नीचे दिए गए, ये देखिए प्राप्तांक दिए गए हैं, विषय लिखे हुए हैं, उनके प्राप्तांक कितने कितने अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहला विषय दिया है, दूसरा अंक दिया है। अंग्रेजी विषय में कितने 72 हैं, हिंदी में 84 हैं, गणित में 96 हैं, विज्ञान में 80 हैं, सामाजिक विज्ञान में 68 है। ये इनके दिए गए प्राप्तांकों का डिटेल है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, यदि उपर्युक्त आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाया जाता है। पाई चार्ट आप स्टूडेंट जानते हैं, दिस इज कॉल्ड पाई चार्ट। एक सर्किल होता है पाई चार्ट में, और सर्किल में यहाँ सेंटर होता है, और इस तरीके से जितने भी डेटा हमारे पास होते हैं उन सबको हम इस तरीके से व्यवस्थित करके और पाई चार्ट में दिखा देते हैं कि कितना ये स्थान किस हिसाब से कवर कर रहा है। तो ये, और इनमें ये चीजें क्या कहलाती है स्टूडेंट, ये चीजें क्या कहलाते हैं, ये त्रिज्यखंड कहलाते हैं सभी। ये क्या कहलाते हैं सभी, ये एक त्रिज्यखंड हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ये त्रिज्यखंड कहलाते हैं। लेकिन जो डेटा कहता है स्टूडेंट, उस डेटा के अनुसार कितना बड़ा त्रिज्यखंड बनेगा ये अलग बात है, ठीक है ना। कहीं बहुत छोटा बनता है त्रिज्यखंड, कहीं बहुत बड़ा बनता है, कहीं बहुत और छोटा बन सकता है, वो सब इनके डेटा पर डिपेंड करता है। चलिए, तो सुनीता द्वारा गणित में प्राप्त अंकों को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का कोण कितना होगा, किसमें पूछ रहे हैं, गणित, केवल गणित में। तो पाई चार्ट में वो ये जानना चाह रहे स्टूडेंट्स, वैसे सब्जेक्ट हमारे पास कितने हैं, 5 हैं,
तो इसमें 5 खाने बनेंगे, ठीक है ना। लेकिन वो केवल और केवल गणित में चाह रहे हैं कि गणित का कितने डिग्री का एंगल बनेगा, गणित का केवल ये एंगल पूछ रहे हैं, त्रिज्यखंड का कितने डिग्री का एंगल होगा स्टूडेंट, समझ गए ना। इसको हमें पता करना कि इसका एंगल कितने डिग्री का होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पूरे सारे प्राप्तांकों का टोटल निकालेंगे, ठीक है ना। तो प्राप्तांकों का कुल प्राप्तांक कितने हो गए इनके सुनीता के, कुल प्राप्तांक बराबर हो गए स्टूडेंट 72 प्लस 84 और प्लस 96 और प्लस 80 और प्लस 68, ये कुल प्राप्तांक हो गए स्टूडेंट। इन सबको हम ऐड कर देंगे प्राप्तांकों को, तो हमारे पास स्टूडेंट टोटल कितना आ जाएगा, इनको आप ऐड करेंगे तो 400 आ जाएगा। ये मेरे पास कुल प्राप्तांक हो गए स्टूडेंट। और गणित की बात कर रहे हैं कि गणित का कितने एंगल का कोण बनेगा, तो इनके हम देखेंगे गणित में प्राप्तांक कितने स्टूडेंट्स, गणित में सुनीता के कुल प्राप्तांक कितने हैं, गणित में कुल प्राप्तांक है हमारे पास 96 स्टूडेंट्स। इनका हम रिलेशन बनाएंगे पाई चार्ट के लिए, मतलब एंगल निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स एक फार्मूला होता है, एक ट्रिक होती है, उस ट्रिक का हम यहाँ पर यूज करेंगे कि किस तरीके से निकालेंगे एंगल को। तो एंगल निकालने के लिए स्टूडेंट्स जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात की जा रही है उसमें हम टोटल प्राप्तांक से डिवाइड कर देते हैं इनको। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम निकालेंगे कोण। कोण कैसे निकाला जाएगा पाई चार्ट के लिए, तो कोण निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, गणित में प्राप्तांक या केवल प्राप्तांक लिख सकते हैं, जो भी है उसी अनुसार चेंज हो जाता है। गणित में प्राप्तांक और बटे कुल प्राप्तांक, गणित में उसके कितने प्राप्तांक आए हैं, उसके बाद कुल प्राप्तांक। और ये पूरा पाई चार्ट में जो हम शो करते हैं स्टूडेंट्स ध्यान को, ये पूरा सर्किल आपका 360 डिग्री का होता है, इसलिए यहाँ पे 300 जिस तरीके से आप परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर ये पाई चार्ट बनाने के लिए पूरा सर्किल 360 अंश का होता है, 360 डिग्री का होता है, इसलिए हम यहाँ पे स्टूडेंट 360 डिग्री का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना आ गया यहाँ पर, गणित में प्राप्तांक 96 है स्टूडेंट्स और कुल प्राप्तांक 400 है, और इंटू 360 से हम स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार से जब हम स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट करके लाएंगे तो देखिए क्या मिलता है हमें, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4 से कट जाएगा 10 टाइम्स, तो ये 9 बार कट जाएगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, और काट दीजिए तो ये 5 बार कट जाएगा, और ये 48 बार आ जाएगा। हमारे पास कितना बचा स्टूडेंट्स, 48 इंटू 9 और अपॉन 5। हम थोड़ा सा इनका मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करने के बाद सीधा डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो कितना आ जाएगा 86.4 डिग्री, 86.4 डिग्री आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं और 5 से डिवाइड कर दें, इतना आ जाएगा। तो ये देखिए स्टूडेंट्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 86.4 डिग्री, दिस मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स। आई होप समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आपको वैसे जैसे परसेंटेज में निकालते हैं ऐसे हम जब पाई चार्ट की बात करते हैं 360 को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इस क्वेश्चन में ये कह दिया जाता कि विज्ञान में कितने प्रतिशत अंक है स्टूडेंट, तो विज्ञान के लिए हम क्या करते हैं, विज्ञान में प्राप्तांक लिख देते, बकाया सब चीज यही रहती, तो हमारा दूसरा निकल आता, ठीक है ना। ऐसे तीसरा चौथा हर सब्जेक्ट का हम पूरा पाई चार्ट बना सकते थे। चलिए हम स्टूडेंट पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए हम 45 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, किसी लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई 1.2 मीटर है। स्टूडेंट्स जो बेलन होता है इस तरीके का, ये बेलन, ठीक है ना स्टूडेंट, इसको हम परपेंडिकुलरली खड़ा कर लें बेलन को, ठीक है ना, या हम इसको लिटा लें स्टूडेंट, बेलन को लिटा लें तो वो लंबाई की तरह काम करता है, और अगर हम ऐसा खड़ा कर दें तो ये ऊंचाई की तरह काम करता है, मतलब इसकी हाइट, ये जो हाइट है यही लंबाई होती है इसकी स्टूडेंट। तो हम मान लें कि एच हमारी 1.2 मीटर दी गई स्टूडेंट्स, एच कितने दी गई 1.2 मीटर, ठीक है ना, लंबाई h बराबर 1.2 मीटर। स्टूडेंट ध्यान दो कि यहाँ पर बकाया आयतन सेंटीमीटर में दिया गया है, तो हम इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, तो 1.2 और इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये सेंटीमीटर में आ गया। तो h की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, 120 सेंटीमीटर, ठीक है ना, एक चीज हमें ये मिल गई। इसका वॉल्यूम दिया स्टूडेंट, वॉल्यूम कितना दिया, वॉल्यूम को हम v से लिख सकते हैं, तो वॉल्यूम भी कितना दिया हमारे पास 4620 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास वॉल्यूम दिया स्टूडेंट, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेलन का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल, मेन सरफेस एरिया इसका पूछ रहा है, सिलेंडर का, बेलन का,
तो हम सरफेस एरिया स्टूडेंट निकालने के लिए मुझे आर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एच तो मेरे पास है ही, और आर निकालने के लिए ही स्टूडेंट्स आपको ये वॉल्यूम दिया गया है, हिंट दे रखा है कि वॉल्यूम हमने इसी लिख दिया है। एच हमारे पास दी गई है, अगर हम वॉल्यूम को शिफ्ट कर दें वॉल्यूम के फॉर्मूला में, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा इसका। इसलिए वॉल्यूम v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है। तो वॉल्यूम हम यहाँ शिफ्ट किए देते हैं, 4620 इक्वल्स टू पाई 22/7 स्टूडेंट्स आर स्क्वायर और इनटू एच 120 स्टूडेंट, ठीक है ना। इस 7 को हम इस साइड में ले आते हैं स्टूडेंट्स, कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद आर देखते हैं कितना आता है। तो चलिए हम पहले इसको कैलकुलेट करते हैं कि आर की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ रही है स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए नाउ वी कैलकुलेट अगेन, फर्दर प्रोसीड करेंगे इसको। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका स्टूडेंट 4620 और इंटू 7 और इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू 22 और इंटू 120, ठीक है ना स्टूडेंट। देखिए ये 0 से 0 कट हो गया आपका स्टूडेंट, ठीक है ना। और देख लीजिएगा 22 से ये कट जाएगा, 22 दूनी 44, 22 एकम 22 और 22 दूना 44 और 2 बचा, तो 22 एकम 22, तो कितना आ गया हमारे पास 21 गुणा 7 स्टूडेंट और बराबर आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास निकल के आ गया 21 गुणा 7 बराबर आर स्क्वायर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। कोई कमी तो नहीं हुई है यहाँ पर, यहाँ पे कोई कमी तो नहीं हो गई है। 4620 और यहाँ पाई आर स्क्वायर इंटू 120, ठीक है ना। कहीं कोई कमी तो नहीं हुई है। ये बच गया यहाँ पर, ये यहाँ पर कितना बचा है, ये तो कट ही गया, 0 से 0 कट गया, 12 रह गया स्टूडेंट्स, ये 12 रह गया यहाँ पे, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास। तो और हम देख लेते हैं इसमें कुछ और है। तो देखो ये कट जाएगा, ये और 3 से 3 4 जा 12 और ये 3 से 3 7 जा 21, तो कितना आ जाएगा 7 इंटू 7 इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू 4 स्टूडेंट्स। तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 7 इंटू 7 अपॉन 4, तो आर बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, रूट ऑफ 7 इंटू 7 अपॉन 4, इसका मतलब 7/2 स्टूडेंट सेंटीमीटर। तो देखिए इस तरीके से हम स्टूडेंट्स रेडियस निकाल रहा है 7/2 सेंटीमीटर। इसी रेडियस का हम यूज करेंगे जो फर्दर हमसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, बेलन का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है। तो बेलन का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल स्टूडेंट हम कैसे निकालेंगे, वक्रपष्टीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, पाई आर स्क्वायर एच। चलिए हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो पाई 22/7 और इंटू आर मेरे पास 7/2 इंटू 7/2 स्क्वायर, 2 बार लिखा जाएगा। एच की वैल्यू स्टूडेंट 120। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 30 आ गया यहाँ पर स्टूडेंट। और ये 7 से 7 कट गया तो मेरे पास कितना बचा 22 इंटू 7 इंटू 30, ये बचा 22 इंटू 7 इंटू 30। इनको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 2640। और चूंकि हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछा क्या था, सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल वक्रपष्टीय कितना है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो देखिए हमारे पास डी ऑप्शन, सॉरी कौन सा ऑप्शन है, ये 1 2 ये 3 ऑप्शन है, सी डी पड़ गए यहाँ पर, ये 4th ऑप्शन है। तो ये 4th ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इस तरीके से आज हमने आपका ये पूरा 3rd पार्ट जिसमें हम 5 प्रॉब्लम्स लेकर आए थे आपकी जूनियर लेवल का जो आपका एग्जाम होता है जॉब के लिए, उस एग्जाम के लिए सीटेट का ये पेपर 2nd का 3rd पार्ट हम लेकर के आए थे, जिसको आज आपको हमने पूरी एनर्जी के साथ यहाँ पे सॉल्व किया, सोल्यूशन किया। और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।